नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहरी हिस्सों में खुद को समेटने पर मजबूर बुंदेलखंड एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर क्षेत्र है, लेकिन यह आज भी विकास और आधारभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। कई दशकों से बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाए जाने की मांग चल रही है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों की बेरुखी ने क्षेत्रीय निवासियों को पिछड़ेपन में जीवन व्यतीत करने पर का आदी बना दिया। हालांकि समय समय पर विकास के नए मार्ग खोलने के उद्देश्य से पृथक बुंदेलखंड की मांग जोर पकड़ती जा रही है, लेकिन परिणाम जस के तस बने हुए हैं। हालांकि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग अब फिर से उठने लगी है। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में कई संगठनों की ओर से पदयात्रा का आगाज हो चुका है। इसी कड़ी में अभिनेता राजा बुंदेला के नेतृत्व में पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यह पदयात्रा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुल 23 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के बांदा, हमीरपुर, जालौन समेत कई जिले और मध्य प्रदेश के सागर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, ग्वालियर समेत कई जिलों से यह पदयात्रा निकलेगी। आपको बता दें कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग अभी की नहीं है, ये मांग काफी पुरानी है। इसको लेकर कई नेताओं ने अभियान चलाए, आंदोलन में शामिल हुए, आंदोलन किए। इतना ही नहीं, बुंदेलखंड के नेताओं ने अलग राज्य को लेकर विधानसभा और लोकसभा तक में इसकी आवाज उठाई है। जब यूपी और एमपी में विधानसभा चुनाव होते हैं, तब बुंदेलखंड के नेताओं और सरकारों द्वारा वादे तो किए जाते हैं, लेकिन बाद में उन वादों का भी कोई असर देखने को नहीं मिलता। हालांकि अब एक बार फिर बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग तेज हो गई है। तो एक बार फिर से आंदोलन हो रहा है। आंदोलन कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं राजा बुंदेला, जो कि फिल्म अभिनेता भी हैं, आंदोलनकारी भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी ढेर सारी बातचीत करेंगे बुंदेलखंड राज्य को लेकर। किस तरह से बुंदेलखंड राज्य बनाया जा सकता है, कैसे बन सकता है, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। राजा बुंदेला जी, बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। राजा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बुंदेलखंड राज्य की मांग एक बहुत जटिल मुद्दा है, जो कि अभी से नहीं बल्कि कई वर्षों से चला आ रही मुद्दा। बुंदेलखंड राज्य कब और कैसे बनेगा, कैसे प्रयास हो रहे हैं? देखिए, पहले सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, कब और कैसे बनेगा। हाँ, ये तो सरकार बताएगी, लेकिन हम लोगों ने इस बार जी जान से ये तय कर लिया है कि बस अब और नहीं, हम जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा करेंगे। हमारा पूरा का पूरा ये गांव-गांव, पांव-पांव जो यात्रा है वो पूरी शांतिमय है। हमने शहरों को तो बहुत जगाया सालों दर साल। आज हम लोग अगर हम पुराना इतिहास खंगाले तो जब छत्तीसगढ़, झारखंड और आपके उत्तराखंड की मांग चली थी, उसके पहले बुंदेलखंड की मांग थी। और बुंदेलखंड के ही द्वारा बुंदेलखंड ने ही न्यू स्टेट फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक गठन किया था और उसमें हम ही लोग अगुवाई कर रहे थे। लेकिन राजनीतिक हमारे जो प्रतिनिधि हैं, न जाने उनकी मंशा क्या थी और कब क्या किया। उन्होंने उस लड़ाई में जब छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड बिल्कुल जोर मार रहे थे, अगर जरा सा जोर हमने मार लिया होता तभी हमारा बुंदेलखंड बन गया होता, लेकिन तब हम पिट गए। उसके बाद एक और आंदोलन हुआ तेलंगाना, जिसमें हमने बराबर भागीदारी की चंद्रशेखर राव के साथ, लेकिन उस बार भी हम लोगों को धोखा हुआ। कांग्रेस ने सिर्फ तेलंगाना बनाया और बुंदेलखंड को हमेशा इस बहाने से डरा दिया कि अरे भाई तुम्हारा तो 2 राज्यों में है, बड़ा मुश्किल है 2 राज्यों से। अरे हमारा 2 राज्यों में कैसे भाई? हम इनको कहते हैं कि मुगलों के जमाने में बुंदेलखंड सूबा था, अंग्रेजों के जमाने में सूबा था बुंदेलखंड, 2 राज्यों में तो आपने बनाया। हम कोई नई चीज की बात तो नहीं कर रहे हैं भाई। हमें वो बुंदेलखंड जो आपके नक्शे में है, जो आपके गजेटियर में है, हमें वो चाहिए। उसकी सीमा भी आपने कर दी है। राहुल गांधी ने एक पैकेज दिया था बुंदेलखंड के नाम से, उस दोनों ही एकीकृत बुंदेलखंड का पैकेज था। अब आप बताइए, कोई नई मांग हो तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, हमने अपने वजूद को लेके एक नए मांग मांगी है, नया वो कर रहे हैं। और दूसरी बात, जहां सच है, आप कागजों में लिख रहे हैं बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड, तो उसको हकीकत में हम चाहते हैं भाई। और दूसरी बात संभव,
आप ये बात समझिए, 7 नदियों का पानी यहाँ से जा रहा है। हाँ। 4 जगह हम बिजली बनाते हैं। हाँ। हमारे पास खनिज संपदा अथाह है। अथाह मतलब सारी यहाँ की बालू, सारी यहाँ की गिट्टी, सारे यहाँ की लकड़ी काट के पूरे पेड़, हाँ। ये सब कहाँ जा रहे हैं? 403 की विधानसभा की उसमें मेंबरशिप में आप यकीन जानिए संभव, हम लोग केवल 19 हैं। और इतने सालों से चारों पार्टियां कहती रही, अरे हमने बुंदेलखंड के लिए ये किया, हमने बुंदेलखंड के लिए। 77 साल का ये इनका अब कथन है। तो अब इनके कहने अनुसार बुंदेलखंड को तो राजा जी, आपने तेलंगाना का जिक्र किया। तेलंगाना राज्य ऐसे ही नहीं बना, उसके लिए भी खूब संघर्ष हुआ। उत्तरांचल उत्तराखंड के लिए बहुत संघर्ष हुआ, वैसे छत्तीसगढ़ के लिए, झारखंड के लिए भी खूब संघर्ष हुआ। संघर्ष बुंदेलखंड के लिए भी हो रहा है, लेकिन जो बुंदेलखंड है वो 2 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्या यहां की सरकारों को यह लगता है कि काम ऐसे ही चल जाएगा? संविधान के अनुसार अगर मैं बात करूं तो किसी भी राज्य सरकार को नए राज्य बनाने में कहीं कोई भूमिका नहीं है। धारा अनुच्छेद 3 के अनुसार केंद्र की सरकार जिस दिन चाहे उस दिन एक प्रस्ताव लेकर आए और संसद में उस प्रस्ताव पर वोट कराए, और जैसे ही वोट में अगर वो प्रस्ताव पास होता है तो उसके बाद तुरंत राज्यसभा में उसी प्रस्ताव को लेकर राज्यसभा में जाए, और राज्यसभा में अगर वो प्रस्ताव पास होता है उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को दोनों ही राज्यों में जिस किसी राज्य से वो भूभाग लिया जा रहा है, सूचनार्थ आपके राज्य से इतना भूभाग को काटकर एक नए राज्य बनाया जा रहा है, ये सूचनार्थ है। अगर आपको याद हो संभव जी, आपके लालू यादव जी ने कहा था झारखंड मेरी लाश पे बनेगा, जब झारखंड बन रहा था। उत्तराखंड के लिए यही शब्द मुलायम सिंह जी ने बोले थे। और तेलंगाना का तो यहां तक हुआ था कि विधानसभा में रेड्डी जी ने पूरे के पूरे अपनी विधानसभा भंग कर दी थी, खुद कांग्रेस के खिलाफ चले गए थे। फिर भी तेलंगाना बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना। कहीं कोई ऐसी राज्यों की भूमिका नहीं है, लेकिन हाँ सूचनार्थ है, सूचनार्थ उनको दी जाती है। तो अगर ये जो राग है कि नहीं साहब 2 भागों में बटा है इसलिए हमें मुश्किल है, ये पढ़ा लिखा आदमी समझ जाता है, लेकिन अनपढ़ आदमी को लगता है कि ये गलत है। राजा जी, महोबा में एक आंदोलनकारी हैं, उन्होंने खूब प्रदर्शन किए, खूब अनशन पर बैठे, और खास बात उनकी मैं आपको बताता हूं कि एक बार नहीं, उन्होंने दर्जनों बार, तकरीबन मेरे ख्याल से 35 बार अपने खून से पत्र लिखा है माननीय प्रधानमंत्री को कि बुंदेलखंड राज्य हमको दे दो। लेकिन ये मांग केवल मांग रह गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसकी मैं वजह बताऊं आपको। दरअसल क्या होता है, ये लोग हमारे जितने भी साथी हैं, पहली बार हमने एकीकरण इसलिए गठन किया है कि ये सही दरवाजे पे दस्तक नहीं देते हैं। वो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो ताम्रकार जी हैं, हमारे मित्र हैं, पत्रकार हैं, और हाँ बहुत बहुत मेहनत करते हैं वो। लेकिन खून की चिट्ठी आप किसको लिख रहे हैं? वो क्या चिट्ठी प्रधानमंत्री के पास जा रही है? आपने कभी उसकी कोशिश की? ये सारे खतों खिताबत स्पीड पोस्ट के जरिए गृह मंत्री तक पहुंचना चाहिए। गृह मंत्री के बाद ये प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद इसी तरह से ये चीजें राष्ट्रपति तक पहुंचनी चाहिए। आपके दस्तावेज का एक एक पत्राचार आपकी कॉपी बुक में होना चाहिए। हमने जैसे अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में हमने तालकटोरा में महेश शर्मा जी के यहाँ एक बहुत बड़ा बुंदेली सम्मेलन करवाया। उसकी बाकायदा कॉपी हमने गृह मंत्री को दी, हमने प्रधानमंत्री को दी, हमने राष्ट्रपति जी को दी। और इस पद यात्रा का भी मैं संभव जी बता दूं, हमने बराबर लेटर लिख के गृह मंत्री को दिया कि 12 तारीख से ललितपुर से हमारी पद यात्रा निकलकर 24 तारीख को झांसी में खत्म हुई। ये पहला फेज है। इसके बाद हमारी झांसी से निकल के कालपुई जाएगी, फिर राठ हमीरपुर से निकल के बांदा जाएगी, बांदा से महुआ जाएगी, फिर बांदा जाएगी। तो एक एक चीज आपको सरकार को लिख के देनी पड़ती है। और फिर आपके पास प्रूफ होते हैं। अब जैसे हमारे एक संगठन ने दिल्ली लखनऊ जाके सर मुंडवा लिए और घर आ गए, तो हमने कहा भाई इसका ज्ञापन तुमने क्या गवर्नर को दिया? बोले क्या करना था उसका? अब आप कौन किस बात से सर मुंडवा रहे हैं? इससे सरकार को क्या मतलब? जब तक लिखा पढ़ी में दस्तावेज आपके ऑन पेपर नहीं है, तो अब हम सबसे यही कह रहे हैं कि एक छत्र में आ जाओ, एक साथ में लो, बंद मुट्ठी हो गई तो हम दरवाजे को जोर से दस्तक देंगे। अलग अलग उंगलियों से हम कमजोर पड़ जाएंगे। और ये पहली कोशिश है, और ये मान लीजिए ये बहुत जबरदस्त कोशिश है।
हम दरवाजे तक पहुंच गए। लेकिन हर बार अगर हम ये कहा मिलाव जाता करें है तो एक कि आपने जी। जैसा कहा कि मुगल काल में भी बुंदेलखंड था, मानते हैं ब्रिटिश काल में भी बुंदेलखंड ही था, लेकिन ऐसे समय में उसको अलग कर दिया गया। आजादी के बाद ये फिर 2-4 साल बाद ये फिर मांग उठने लगी कि बुंदेलखंड राज हमको वापस दो। समय समय पर आंदोलन हुए, पदयात्रा आप पहले भी निकाल चुके हैं, पहले भी आप कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ये तेज गति से क्यों नहीं हो पा रही ये चीजें अभी तक? देखिए, अब जो हालात हैं थोड़े से बदले हैं। हाँ। हमें जो कहीं कोई करंट नजर आ रही है वो मैं आपको बता दूं। 2027 में पूरे देश में चुनाव आयोग ने परिसीमन करवाना है। उत्तर प्रदेश की आबादी अब 27 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। आबादी के हिसाब से लोकसभा की 100 सीटें होंगी और विधानसभा की कम से कम 700 सीटें होंगी। अब आप सोचिए कि एक प्रदेश जिसकी 100 लोकसभा की सीटें हैं, तो फिर उसका तो फिर हर पूरा केंद्र में दबदबा होना ही है, उसे कौन रोक पाएगा? और 700 सीटों वाला विधानसभा, एक विधानसभा कैसे संभव होगा? तो मेरे ख्याल से एक ये रास्ता है कि उत्तर प्रदेश को किसी न किसी रूप में 3 भागों में बांटा जाएगा। जहां तक जोश और पुकारट है, संघ में भी इस बात की चर्चा हो चुकी है। उसका प्रूफ यह है कि पिछले दिनों 1-1.5 महीने पहले झांसी विश्वविद्यालय में संघ की ओर से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का एक एकीकरण बुंदेलखंड सम्मेलन हुआ और जिसमें बाकायदा उन्होंने बुंदेलखंड के लिए बात की। उन्होंने खुल के ये तो नहीं कहा कि इसमें राज बनाया जाए, लेकिन अगर वो ये बात कह रहे हैं एकीकरण दोनों ही प्रदेश का, तो कहीं ना कहीं तो उनके दिल में ये विचार आ गया है। और आज मैं आपको बता दूं, माली हालत ऐसी है कि उत्तर प्रदेश को योगी जी बहुत अच्छे से चला रहे हैं, सक्षम हैं, लोगों को खुश है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश को एक साथ 27 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को एक साथ रखना मुश्किल है। ये धरातल पे उतर के हमने देख लिया है। मैं आपको क्लिपिंग भेज रहा हूं और वो क्लिपिंग अगर झूठ बोल रही है तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई इंसाफ है। अब तो वैसे दोनों ही प्रदेशों में आप देख रहे हैं कि कई समय से बीजेपी की सरकार है। आपने भी सही कहा कि हमारे बुंदेलखंड में अकूत धन संपदा है, खजाना है। पन्ना का जिक्र करें, हीरे पूरे भारत में कहीं नहीं, पन्ना में है। और पन्ना में जो हीरे निकलते हैं, उन हीरों को खोदने वाले जो हाथ होते हैं वो गुजरात के होते हैं, उन हीरों को तराशने वाले जो हाथ होते हैं वो गुजरात के होते हैं। लेकिन बुंदेलखंड को क्या मिलता है? कुछ नहीं। मैं आपको एक और आंकड़ा दे दूं जो आप समझ जाएंगे। 37,000 करोड़ आज से 5 साल पहले का यह आंकड़ा है, केंद्र सरकार को हीरे की ऑक्शन से मिलते हैं। 17,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को मिलते हैं। और पन्ना में एक बार कभी आप अपने स्टिंगर को कहिए कि हमें राउंड करके दिखा दें। 60 साल की बुजुर्ग महिला जंगल में जाके लकड़ी बीन के अपना परिवार चलाती है। पन्ना चूंकि इसलिए क्योंकि बफर जोन में है, वहां पे कोई चीज आप बना नहीं सकते। घर की परमिशन के लिए भी आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है। पन्ना जिसको आप हीरे जवाहरात निकाल रहे हैं, वहां की दुर्दशा एक बार देख लें। हम कागजों पर रह के बहुत खुश होते हैं कि साहब इतना कारोबार हो रहा है, इतना व्यापार हो रहा है। धरातल पे क्या हो रहा है जरा उससे तो उतर के आगे उसको देखें। हमें कोई जरूरत नहीं थी कि अगर हमारा विकास केरला और महाराष्ट्र और गुजरात जैसा हो तो कोई क्यों राज मांगेगा, कोई क्यों अपना समय बर्बाद करेगा। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात की जब समस्या हुई, गुजरात को यह लगा कि महाराष्ट्र के साथ तो हमारा दोहन होगा, तब महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुआ। पंजाब के अलग हुआ, हरियाणा का भी यही हुआ। हरियाणा को लगा कि पंजाब हमें दोहन कर रहा है और हरियाणा को यह कहा गया था कि साहब ये तो घास का प्रदेश है। आज हरियाणा हमारे लिए सोना लेके आ रहा है विदेशों से। देखिए, जब भी कोई बंटवारा होता है, परिवर्तन होता है, व्यवस्थित लोगों को इसकी समस्या लगती है। जो नेता आज अपना रोजगार धंधा चला रहा है, अगर कोई नया राज्य बनेगा तो नए समीकरण बनेंगे, नया चेहरा आएगा। उसी राज्य में से कोई सीएम बनेगा, उसी राज्य में से कोई डीएम बनेगा, उसी राज्य में से कोई इंजीनियर बनेगा। अभी हम मोहताज हैं कि कब साहब सीएम साहब का दौरा मिल जाए, कब कोई किसी मंत्री का दौरा मिल जाए, तब हमारे यहाँ थोड़ा सा विकास होगा। वरना हम दोनों प्रदेशों के पिछवाड़े हैं। उत्तर प्रदेश में हम ललितपुर तक पिछवाड़े हैं, उधर मध्य प्रदेश में हम सागर तक, मदनपुर तक पिछवाड़े हैं। तो पिछवाड़े में कभी साज सज्जा नहीं होती संभव जी। हमेशा बुरी चीजें फेंक दी जाती हैं और बुरी चीजें ही हमें मिली हैं ताजिंदगी। लेकिन राजा बुंदेला जी, देश में सबसे बड़े 2 तांत्रिक पीठ हैं, एक कामाख्या और दूसरा दतिया में पीताम्बरा। एक कामाख्या जहां पर हम जाना चाहते हैं,
लेकिन पीताम्बरा जहां पर अभी भी अविकसित है उसे विकसित नहीं किया गया उस तरह से जैसा होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि हमारे राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं, हाँ, उनके मन में कुछ और होता है। हाँ, और उनके मन में जब कुछ और है, विचार में कुछ और है, भला नहीं होता है। जैसे आज हम घर घर जाके यही कह रहे गांव में कि अगर तुम अपना वोट रात में एक शराब की बोतल के लिए, एक मुर्गे के लिए 5,000 पर वोट के लिए बेच दोगे, तो जो आदमी ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो वहां का प्रधान हो, तो फिर तो वो अपना रोजगार है भाई, उसने इन्वेस्ट किया, वो उसको वसूलेगा। यही आप जो कह रहे हो ना, ये सारे नेता वहां जाते हैं मां पीताम्बरम के यहाँ और सब मत्था टेकते हैं। हाँ। लेकिन कभी इस मन को नहीं सोचा कि इसका विकास किया जाए। और उड़ीसा की तरह यहाँ पे कामाख्या देवी का जिस तरह से एक टूरिज्म हब बन गया है, लाखों करोड़ लोगों का वहां व्यापार होता है, रोजगार, तो मां पीताम्बरा को क्यों नहीं बनाया जाए? हमारे गृह मंत्री थे, अगर वो चाहते तो उसको पूरे के पूरे दतिया को कायाकल्प कर देते, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि ये तो आपकी सोच पर निर्भर है। बिल्कुल राजा जी, किसके लिए देखा जीना जाए चाहते हैं? पूरे भारत में जितने कहीं नहीं उससे ज्यादा सांस्कृतिक धरोहर पर्यटन स्थल हमारे बुंदेलखंड में है, उसके बावजूद भी पिछड़ापन है। क्या लगता है कि इन राजनेताओं ने केवल बुंदेलखंड को एक चारागाह समझ लिया है? निश्चित तौर पर अगर ये नहीं होता तो परिणाम कुछ और होते। हमारे इस बुंदेलखंड ने क्या नहीं दिया? गामा पहलवान दिए, अशोक ध्यानचंद दिए, बिंद्रावनलाल वर्मा दिए, आपका मैथिली शरण गुप्त दिए, बड़े बड़े लोग हैं। एक देखिए टूरिज्म के हिसाब से भी आप देखिए, चित्रकूट, दतिया, दमोह, ललितपुर, आपका ओरछा, आपका खजुराहो, कहाँ आपका मैहर देवी, ये टूरिज्म के हिसाब से, कि रिलीजियस टूरिज्म के हिसाब से अभी वो बन रहा है राम वन पथगमन। लेकिन विशेषकर जो हमारी समस्या है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। हम किसी को दोष नहीं देते, और उससे बड़ी समस्या हमारी जनता है, तो उसके बहकावे में आती। आज मैंने लोगों से कहा कि भाई तुम नेता अपने आदमी से तुम्हारे घर में 2 मालाएं भेजता है पूरे मोहल्ले में कि हमारे नेताजी आ रहे हैं, उनके गले में माला पहनाओ। मैंने कहा आप मना क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बेईमान आदमी है। जो आदमी अपने पैसे से अपनी माला भेज के खुद को कहता है मुझे पहनाओ, वो कितनी ईमानदारी की बात करेगा? अरे भैया अगर तुमने बड़ा काम किया है तो आपको माला पहनाएंगे। आप गोल्ड मेडल लेके आए हो, आपने बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है, तो आप माला पहनो। हमारा ही जनता जो है अनपढ़ बेचारी, डरी हुई, सहमी हुई सी, हम उसी को जगा रहे हैं। हमारे शहर जाग चुके हैं, इसलिए अब हर घर पे लिखा मिलेगा जय जय बुंदेलखंड, और हम भाषा में भी बुंदेलखंड को उतारेंगे। थोड़ा देर जरूर हुई है, लेकिन अब देर को हम अंधेर नहीं होने देंगे। एक राजा जी, भगवान राम की बात बहुत चलती है, और अयोध्या में तो भव्य राम मंदिर बन गया। साक्षात हमारे ओरछा में भगवान राम राजा सरकार विराजे हुए हैं, जहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। चित्रकूट, रामनगरी चित्रकूट भी कहते हैं, जो कि अभी भी दंश झेल रही हैं बदहाली का। कब विकास होगा, कैसे विकास होगा, कुछ पता नहीं है। हमारा जब स्वराज होगा तभी हमारा विकास होगा। हम जब अपने, हमारे पास जो है, हमारे पास जो संपदा है, हमारे पास जो भूमि है, जो पूंजी है, हमारे पास नदियों का जो पानी है, हम अपने इस्तेमाल में लाएंगे। हमारे पास जो संस्कृति धरोहर है उसका बचाव और उसका बढ़ावा हम करेंगे। हमारे साथ जुड़ने वाले भी देखिए बहुत अजब लोग हैं। हमारे पास है कुंवर सत्येंद्रपाल सिंह, जिनकी कई स्कूल हैं। ठाकुर सुरेंद्रपाल सिंह जी हैं, कई शिक्षाविद हैं लोग। अशोक राठौर जी हैं, 3 बार एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं, और 9 एसआर कॉलेज है उनके पास। डॉक्टर आश्रय सिंह हैं, अभी डिलीट करके आए हैं। शिवम चौहान अभी बीएससी करके निकले हैं। जयराम सिंह, मतलब इतने बड़े किसान नेता हैं कि आप सोच नहीं सकते। प्रताप सिंह किसान नेता हैं। विजय केहर सिंह अपने आप में बहुत बड़ा बुंदेलखंड का नाम है। हमने इन लोगों को इसलिए, सुदामा प्रसाद दुबे के भतीजे सुदामा दुबे हमारे साथ, नाम भी सुदामा है। गोस्वामी जी, मतलब ऐसे जिनके दिग्गज लोगों के हम नाम किनारे हैं, जो अपने पीछे हजारों को लेकर चल रहे हैं। तो मैं संभव इस बात को मानता हूं कि ये यात्रा हमारी फ्रूटफुल होगी। बाय मार्च जब मैं आपके साथ आपके स्टूडियो में बैठूंगा जी, आपकी इस यात्रा को शायद 4-5 दिन हो गए, दशहरे से इसकी शुरुआत हुई थी। आप गांव-गांव घूम रहे हैं, क्या चीज पा रहे हैं, क्या चीज देख पा रहे हैं जनता के मन में, लोगों के मन में? जब आप लोगों से बात करते हैं बुंदेलखंड राज्य होना चाहिए, जब आप उनसे ये कहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य के लिए हमको एक होना होगा,
तो कैसी चीजें, कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं फिर? हम अपनी भाषा में बोल के बताए आपको? बताइए। वो उतंकी जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, हाँ। वो कह रही थी काय राजा ई के पहले काय नहीं आए तुम। हमें तो कोनो ने कही नहीं थी कि जो भी हो सकत। हाँ। आपने कही अब देखो हम लग जाए, हम लगे घर घर जाके हम लोग अनको जगाए। अरे हमें काय, हमें अपनो हक मिलना चाहिए। ये उन्हीं की भाषा बोल रहा हूं मैं, हाँ। अपनी नहीं। जब हमने कहा काय भाई तुम्हें नहीं लगत कि तुम्हारे घर में जो भणिया घुसे हैं, तुम्हें हाँ। लूट रहे हैं, उनको भगा के तुम अपने घर सुरक्षित, काय राजा काय, हमें तो खूब ही लगत। हाँ। हमें भड़ियन को, सारन को, सबको निकाले। हमारा राज बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। हाँ। हम क्लिपिंग भेज रहे। तो देखिए गांव तक हमारी गलती कि हम नहीं पहुंचे। हाँ। हमें लग रहा था कि आंदोलन शहर में पहुंच गया है। हाँ। बहुत सारी संस्थाएं खड़ी हैं, एक ना एक दिन सरकार इसका नोटिस लेगा, संज्ञान लेगी, लेकिन हाँ। नहीं। अब हम जनता के साथ मिलके मार्च के बाद हम दिल्ली में ही एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। शांति से बैठ के अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे जी। और कहेंगे कि अभी तो हम यूपी आई है, फिर एमपी आएगी और फिर दोनों मिला के आएंगी। हाँ। हम तीनों चरण में योजनाबद्ध तरीके से हमारे हैं। हाँ। हमारा कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है और अभी तक हम इसलिए सड़क पे नहीं आए कि पहले विधानसभा के चुनाव थे, उसके बाद लगे हुए लोकसभा के चुनाव आ गए। अगर यात्रा हम उस वक्त निकालते तो लोग कहते देखिए चुनाव आ गए, अब इनको बुंदेलखंड याद आया। हाँ। अभी उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं और ये मौका भी ऐसे ही है। मूंगफली लोगों की घर आ गई है, फसल अभी कोई है नहीं। हाँ। तो किसान भी हमें मिल रहा है, नौजवान भी मिल रहे हैं और घर की माताएं और बहनें भी हमें मिल रही हैं। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस अंदाज में आपने बात की तो उसी अंदाज में मैं भी आपसे बात करना चाहूंगा फिर, कि आजकल जो लड़का बिटियां हैं वो एक एक मिनट की जो रील्स होती हैं उनमें बिजी हैं वो। तो का वो लड़का बिटिया केवल उतने तक सीमित रहे कि सड़क पे भी उतरे हैं? बहुत लेगा आ गए और देखो कितना वीडियो। कल हमने एक वीडियो बनाया तो तम्बाकू खाओ। हाँ। 17,000 लोगों ने देखो वो। हाँ। और वो लड़का शर्मिंदा भाव जी की हमने बात कही। हमने कहा जो तुम हिला उतरात और फिर शाम को वो पी लेत, अमर रस पी लेत। हाँ। इसे अच्छा जिंदगी खोए थे लगाओ। तो लोगों देखिए क्या है, हमारे पहुंचने में मैं खुद कह रहा हूँ कि थोड़ी देर हो गई। हाँ। अगर ये 1.5-2 साल पहले हमने ये बात कही होती तो परिणाम कुछ और होते। लेकिन हमारी भी मजबूरियां हैं। हम किसी से पैसे नहीं ले रहे। हम संगठन के लोग आपस में मिलके जो होता है उसको सहारे हम खड़े होते हैं और फिर जूझते हैं। ये देखिए अंधी लड़ाई है और इस बार हमारे साथ जो आए हैं आप सोच नहीं सकते। सूरज मंडल जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से आए। हाँ। अरविंद कुशवाहा जी मंत्री है वो आए। अशोक चौबे जी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आए। महेश सक्सेना जी नोएडा से आए और मनीष तमंग जी गोरखालैंड से आए। ये लोग आए जो 12 तारीख को जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और हमें आगे बढ़ने के लिए ताकत दी। तो राजा जी, क्या आपने योगी जी से मुलाकात की है या मोहन यादव जी से मुलाकात की है? आपने अभी मुलाकात हुई है इस संबंध में? नहीं, इससे हमने जानकारी सबको दे दी है। देखिए इसके लिए कोई परमिशन तो लेनी नहीं और कौन परमिशन नहीं, लेकिन आप बैठ के बातचीत भी उनसे कर सकते हैं कि पदयात्रा की जरूरत ही ना पड़े। जब बातचीत से हल निकल आए तो फिर युद्ध की जरूरत ही क्या है? नहीं, ये कोई युद्ध नहीं। मेरी बात अमित शाह जी से हुई है। हाँ। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। आज से 3 महीने पहले मैंने अमित शाह जी से बात कही है। हाँ। अमित शाह जी ने कहा कि अभी ये मेरे प्रायोरिटी पे नहीं है, अभी हमारी प्रायोरिटी पे नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर छोटे राज्यों पे चर्चा होगी और हम छोटे राज्यों के पक्षधर हैं। राजनाथ सिंह जी से बात हुई है। ठीक है। जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तब मैंने कहा था। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, ये लड़ाई कहां तक जाएगी या ये निर्णायक लड़ाई होगी? ये निर्णायक लड़ाई है। बच्चा जब रोता है, माँ दूध पिलाती है, फिर भी बच्चा नहीं चुप होता है तो माँ सोचती शायद बीमार है तो डॉक्टर के यहाँ ले जाती। वो डॉक्टर भी जब दवा देता फिर भी वो रोता है तो वो आगे रेफर करता है। तो हम रेफर होते जाएंगे, या तो हम रो रो के मर जाएंगे या हम ठीक होके राज लेके वापस घर आएंगे, ये निश्चित है। लेकिन ना हम बंदूक उठा रहे हैं ना किसी को तलवार दे रहे हैं। हम सिर्फ लोगों को विचार दे रहे हैं और विचार के माध्यम से हमारी जीत सुनिश्चित है। और उम्मीद करते हैं जो कारवा चल रहा है उस कारवे में लोग जुड़ते जाएं, ये कारवा बनता जाए और बुंदेलखंड राज्य की जो मांग हो रही है वो सपना भी जल्द ही साकार हो। राजा जी बहुत धन्यवाद आपका, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।